So let us learn about DC shunt motor. ये DC shunt motor होता क्या है? तो फर्स्ट थिंग आप इसमें देखिए, DC is involved means direct current is involved. तो ये ऐसा मोटर है जिसमें डायरेक्ट करंट की सप्लाई होती है। इस शंट का सिग्निफिकेंस है कि मोटर के दो पार्ट होते हैं, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है और एक फील्ड वाइंडिंग होती है। तो ये फील्ड वाइंडिंग जब मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में लगी होती है तो वैसे अरेंजमेंट को हम लोग शंट बोलते हैं, SHUNT। अब इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। और समझने की कोशिश करते हैं। मोटर में आपको एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी, तो ये सर्कुलर पार्ट जो हम दिखा रहे हैं वो आर्मेचर वाइंडिंग है। ये कार्बन ब्रशेस हैं। इसके क्रॉस सप्लाई वोल्टेज है। Let us write it with V notation. अब ये आर्मेचर वाइंडिंग है और ये शंट मोटर है, तो इसके पैरेलल, इसके क्रॉस फील्ड वाइंडिंग होगी। तो अब हम लोग इसके पैरेलल एक फील्ड वाइंडिंग लगा देते हैं। ये फील्ड वाइंडिंग इस आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में लगी हुई है, इसलिए इसका नाम शंट मोटर हो गया। अब ये मोटर के आर्मेचर का शाफ्ट अपना एक शाफ्ट होता है, तो ये बोल दीजिए कि आपका वो शाफ्ट है। और ये कनेक्टेड है लोड से। लोड कैन बी योर पंप, load can be your pump, motor, pump, compressor, etc. जो आर्मेचर के शाफ्ट से कनेक्टेड होता है थ्रू कपलिंग। ये कपलिंग है आपका। तो जब ये आर्मेचर रोटेट होता है तो शाफ्ट भी रोटेट होता है और वो अपने लोड को भी रोटेट करता है।
तो ये आपका डीसी शंट मोटर का लाइन डायग्राम हो गया। अब इसमें होती क्या है, जब आपने सप्लाई वोल्टेज ऑन किया, ये जो सप्लाई वोल्टेज ऑन किया, तो जब स्विच ऑन किया तो इस सप्लाई करंट इस कंडक्टर में रन करना शुरू हुआ। उसका नाम हम लोग अगर आई सब्सक्रिप्ट एस दे देते हैं, सप्लाई करंट। फॉर अंडरस्टैंडिंग, IS is equal to I. The supply current is IS, that is equal to I. VS is the supply voltage which is equal to V. हमने नाम दे दिया, it is just a name. अब ये करंट जब यहां से यहां पहुंचा, इस जगह पे, इस जंक्शन पे, तो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक पार्ट ऑफ द करंट यहां से इसमें फ्लो कर जाएगा और एक पार्ट ऑफ द करंट इस वाले सर्किट में चला जाएगा। ये वाला करंट आर्मेचर से पास करेगा, इसलिए इसका नाम हम लोग आई ए आर्मेचर करंट लिख देते हैं, आई सब्सक्रिप्ट ए, फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज आर्मेचर करंट। और जो करंट आपको फील्ड वाइंडिंग में जा रही है, क्योंकि ये शंट अरेंजमेंट है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसका नाम आई एस एच दे देते हैं, आई सब्सक्रिप्ट एस एच। अब हो क्या रहा है, जब ये करंट फील्ड वाइंडिंग से ISH क्रॉस किया, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है जो आर्मेचर के वाइंडिंग्स को कट करता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो आर्मेचर वाइंडिंग को कट करता है। आर्मेचर करंट उसके वाइंडिंग के थ्रू पास हो रहा है IA के इक्वल। तो आपको पता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। So any current carrying conductor in a magnetic field experiences a force, but ये फोर्स इस ढंग से इस मोटर में क्रिएट होता है जो उसको टॉर्क में कन्वर्ट कर देता है। टॉर्क वर्ड अगर आई मीन्स आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर आपका रोटेट होना शुरू हो गया, इसकी रोटेशन शुरू हो गई। अब इसके साथ ये शाफ्ट का भी रोटेशन होगा, शाफ्ट से जो भी लोड कनेक्टेड होगा, पंप होगा तो पंप का रोटेशन शुरू हो जाएगा, कंप्रेशर होगा तो कंप्रेशर का रोटेशन शुरू हो जाएगा। जब इसकी जो रोटेशन शुरू हो जाती है और इससे IA करंट जब पास कर रहा है, तो इसके अंदर आर्मेचर के अक्रॉस एक बैक EMF क्रिएट होता है, बैक EMF। आर्मेचर के क्रॉस एक बैक EMF क्रिएट होता है, जिसे हम ई सब्सक्रिप्ट बी कह लेते हैं। अब आर्मेचर का जो वाइंडिंग है उसका अपना एक रेसिस्टेंस होगा, इसके अंदर
अपना एक रेसिस्टेंस होगा इसके वाइंडिंग में, जिसे हम RA बोल देते हैं। लेट अस से द नेम इज RA। A स्टैंड्स फॉर आर्मेचर, R स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस। सेम वे ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसका भी अपना एक रेसिस्टेंस होगा, तो इसके रेसिस्टेंस को हम लोग फील्ड रेसिस्टेंस R सब्सक्रिप्ट F नाम दे देते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। जब आप इस सर्किट में इस कंडक्टर के थ्रू फ्रॉम हेयर टू हेयर जब आएंगे तो क्या हो रहा है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर A है और ये वाली पॉइंट B है, और इस पार्ट का पोटेंशियल अगर VA है, V सब्सक्रिप्ट A, और इस पार्ट इस पॉइंट की V सब्सक्रिप्ट B है, तो जब आप इस कंडक्टर में यहां से यहां मूव करेंगे तो इसके बीच में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है या इम्पीडेंस नहीं है, तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। करंट फ्लो हो रहा है बट वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो ये भी आपके लिए इलेक्ट्रिकली ए पॉइंट ही है और इसका भी पोटेंशियल VA ही होगा। सेम वे जब आप यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो यहां से यहां के बीच भी कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ना ही कोई इम्पीडेंस है, तो ये यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो इसका भी पोटेंशियल A के इक्वल ही होगा, तो ये यहाँ भी हम लोग डाल देते हैं। सिमिलरली B के केस में होगा, ये B है तो ये भी B होगा इलेक्ट्रिकली, ये भी B होगा। अब ये जो सप्लाई वोल्टेज V है, देखिए ये वाला साइड प्लस है, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो हम लोग VA माइनस VB को VS इज इक्वल टू V लिख सकते हैं। पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू द वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। वेरी क्लियर। अब इस वाले सर्किट में आइए, तो अगर A से आप आ रहे हैं B की ओर, तो आप सबसे पहले आपका पोटेंशियल क्या होगा, A पे VA हो जाएगा। यहाँ पे आते गए कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं होगा, बट फील्ड के अंदर रेसिस्टेंस है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस। तो आपको रेसिस्टेंस की वजह से आपको मालूम है करंट ISH फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में ओम्स लॉ से, उसको रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसके अक्रॉस इतना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ ISH इंटू RF। यहाँ के बाद जब यहाँ पहुंच गए तो यहाँ से यहाँ तक कोई रेसिस्टेंस, कोई इम्पीडेंस नहीं है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो मतलब है कि आप B पे पहुंच गए, तो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B। तो अब आप इस इक्वेशन को VA माइनस VB ISH इंटू RF लिखेंगे, बट VA माइनस VB क्या है, V है, दैट इज सप्लाई वोल्टेज है। तो आपको ISH जो मिल गया वो V बाई RF मिल गया।
तो आपके लिए ये एक इक्वेशन मिल गई, जो फील्ड वाइंडिंग के थ्रू जो करंट है दैट विल बी इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेसिस्टेंस इन द फील्ड वाइंडिंग। अब आप आर्मेचर वाले पार्ट में आइए, यहां से शुरू कीजिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल VA है, यहां से यहां तक VA है। जैसे ही आर्मेचर में इन किया तो रेसिस्टेंस आ गया, तो रेसिस्टेंस आ गई, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर ड्यू टू दिस रेसिस्टेंस, आर्मेचर रेसिस्टेंस की वजह से -IaRa हो गया। लेकिन ये देखिए ऊपर की ओर बैक EMF जनरेट हो गया है मोटर के अंदर। तो ये हम लोग आ रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपको -EB हो जाएगा। हाइयर पोटेंशियल से लोअर की ओर आ रहे हैं तो -EB हो जाएगा। EMF वही है जैसा आपको बैटरी में होता है, ये बैटरी है, EMF है, तो E का डायरेक्शन ये होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो इस डायरेक्शन में आप आते हैं तो E प्लस होता है, जब इस डायरेक्शन में आप मूव कीजिएगा तो ये -E होता है। तो इस वे में आप समझ लीजिए। तो ये -EB हो गया, फिर आप कहाँ यहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ कोई रेसिस्टेंस कोई इम्पिडेंस नहीं है, तो पोटेंशियल आपका B के बराबर आ गया। तो VA माइनस VB माइनस IaRa इज इक्वल टू बैक EMF हो गया जो मोटर में प्रोड्यूस हुआ है। VA माइनस VB आपका क्या है, V के इक्वल है, जो सप्लाई वोल्टेज है उसके इक्वल है। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया मोटर के लिए, DC शंट मोटर के लिए आपको ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये EB क्या है, EB कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए EMF किसी भी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कट कर रहा है और वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसके अक्रॉस जो EMF जनरेट होता है उसको E इज इक्वल टू, अगर 5 फ्लक्स है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो EMF होता है। सो दिस वी आर सेइंग फॉर वन कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर भी इसकी वजह से फ्लक्स है फाई, और ये रोटेट हो रहा है, उसकी वजह से जो फ्लक्स जो कट कर रहा है टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, तो 5/T मिल गया मुझे। तो वन कंडक्टर के लिए, एक कंडक्टर के लिए हमारा EMF जो जनरेट हो गया 5/T।
वन कंडक्टर इन वन पोल। तो अगर मोटर में p नंबर ऑफ पोल्स है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा टोटल? एक पोल में 5 फ्लक्स है तो p पोल में कितना फ्लक्स हो जाएगा? p इंटू 5/t। अब इसकी आरपीएम आप मान लीजिए n है, आर्मेचर की मोटर की आरपीएम n है, तो n क्या है आपका? आरपीएम मीन्स रोटेशन पर मिनट। मिनट को आप अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रोटेशन पर सेकंड आपको 60/s मिल गया। तो अगर n को मैं इस वे में लिखूंगा तो टाइम आपका नीचे आ गया, तो ये चीजें, इस चीज को मैं t को मैं रिप्लेस कर सकता हूं n/60 से, तो टाइम मिल गया आपको। तो ईएमएफ मुझे p नंबर ऑफ पोल है और सिर्फ एक ही कंडक्टर है, और उसके थ्रू जो फ्लक्स है, जो फील्ड वाइंडिंग जनरेट कर रहा है, वो फाई है, और वो आरपीएम उसका n है। तो वो टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है बिकॉज इट इज रोटेटिंग। मैग्नेटिक फील्ड आपका फिक्स है बट ये रोटेट हो रहा है, तो टाइम थ्रू द जो कट कर रहा है कंडक्टर को वो चेंज हो रहा है फ्लक्स। तो यहाँ से आपको अब इस स्टेज तक ईएमएफ के लिए पहुंच गए जो इस आर्मेचर के अक्रॉस क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। नाउ मान लीजिए एक पोल, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन p पोल्स इज z। अगर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इंक्लूसिव ऑफ all the poles अगर वो z है, बट z में z number of conductors in total pole like 1 pole, 2 pole, 3 pole, 4 pole, तो z नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, और हर कंडक्टर एक पोल से जो शुरू हो रहा है वो दूसरे पोल में जाकर सीरीज में कनेक्टेड है वो। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज कितना मिल जाएगा? तो जितने जो सीरीज वाले जो हैं आपको कंडक्टर, उसको हम लोग अगर ए पैरेलल पाथ बोल दें, ए इज इक्वल टू पैरेलल पाथ, अगर उसकी नाम पैरेलल पाथ दे दी जाए तो टोटल इफेक्टिव कंडक्टर कितना होगा इस मोटर में? Z/A होगा, क्योंकि Z टोटल है, इंक्लूसिव ऑल द पोल, 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, p नंबर ऑफ पोल्स में। बट हर पोल का जो एक कंडक्टर है वो दूसरे में सीरीज के साथ जुड़ा हुआ है, वही कंटिन्यू हो रहा है, फिर वो तीसरे में जा रहा है, फिर वो चौथे में जा रहा है।
दूसरा वाला भी उसी वे में अपना एक शुरू किया फर्स्ट पोल में, फिर सेकेंड पोल में, फिर थर्ड पोल में, फिर फोर्थ पोल में, लाइक दैट। तो जेड बाई ए जो है आपका अफेक्टिव नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज आपको मिल गया। तो अब आपका जो ईएमएफ जो हो गया, जो टोटल ईएमएफ बिकॉज ऑफ total effective number of conductors, effective नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज, अगर z बाई ए है तो मैं z बाई ए से मल्टीप्लाई ए, तो ये दिस वी वर राइटिंग फॉर वन कंडक्टर till this equation. Now we will multiply with this, so your back EMF, total back EMF will be this much volt. तो इसको हम लोग इस वे में लिख दे, इसकी यूनिट वोल्ट होगी। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे P क्या है? P इज नंबर ऑफ पोल्स हो गया इन द मोटर। फाई क्या है? फ्लक्स पर पोल है, एक पोल में फ्लक्स है वो फाई है। N क्या है? आरपीएम है आपके मोटर के आर्मेचर का। Z बाई ए क्या है? अफेक्टिव नंबर ऑफ कंडक्टर्स है इन सीरीज। तो आपको ईबी का ये इक्वेशन मिल गया। तो ये तीन इक्वेशन आपको डीसी शंट मोटर के लिए मिल गया। अब मोटर रोटेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द टॉर्क, एंड द टॉर्क इज क्रिएटेड बाय द फोर्स, एंड फोर्स इज बीइंग applied on the armature by the magnetic field, and the armature winding itself carrying the current because of that, because any conductor carrying the current lying in a magnetic field will experience a force. So that force is exerted in such a way that it is having the torque effect on your armature, and armature is nothing but it is on the shaft. So this is your shaft, armature winding is on the shaft side. Shaft is connected with the coupling to the pump or motor compressor, that is a load. तो अब आप देखिए इसमें लोड आपका बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ना चाहिए टू लोड बढ़ेगी, आर्मेचर करंट बढ़ेगी, लेकिन शंट करंट क्या होगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस रेसिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है और कुछ भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकली प्ले करने के लिए इसके अक्रॉस नहीं है, हमारे पास सिर्फ आरएफ है। तो आरएफ इज नॉट गोइंग टू चेंज, your supply voltage is not going to change, so ISH will remain same, only your IA will change and accordingly EB will change.
अब हम लोग इस इक्वेशन को स्टडी करते हैं। आइए, इस इक्वेशन में है क्या, इसको हम लोग अलग से लिख लें। ई बी पी फाई एन जेड 60A। नंबर ऑफ पोल, मोटर का कंस्ट्रक्शनल पार्ट है, एक बार जो बना दिया तो वही रहेगा, तो पी चेंज होने वाला नहीं है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज नॉट गोइंग टू चेंज वंस यू हैव कंस्ट्रक्टेड इट। ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है, मोटर का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। आपने जितना नंबर ऑफ कंडक्टर्स लगाया है उतना ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। पैरेलल पाथ भी जैसा आपने अरेंजमेंट बनाया है वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब है पी जेड एंड ए कांस्टेंट होगा, 60 इज ए नंबर, सो दैट इज अनदर कांस्टेंट। तो ईबी को हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन से ईबी फ्रॉम मैथमेटिक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू फाई एन। तो ये आपका एक और रिलेशन हो गया। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि बैक ईएमएफ जब फ्लक्स बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगी, आरपीएम बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। होपफुली आप इसको समझ गए कैसे हमने यहाँ से यहाँ किया। इसका सिंपल तरीका है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर A इज प्रोपोर्शनल टू B है तो इसको अगर इक्वल साइन से रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है आपका, और B से हम इस वे में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ EB में क्या हो रहा है, वहाँ EB में आपका P Z60A इज ए कांस्टेंट, तो उसको हम लोग कांस्टेंट लिख लेते हैं, एक कांस्टेंट है वो। बच किया गया फाई एंड एन, तो इसको रिवर्स वे में, जैसा ए प्रोपोर्शनल बी है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब डीसी शंट मोटर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस फील्ड में रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर ये सप्लाई वोल्टेज को मैं फिक्स रखूं तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज भी रहेगा, तो हमारा शंट करंट फिक्स होगा। बट यही शंट करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर generating the flux, magnetic field of lines, that is flux। तो जब आपका ये करंट आपका सेम है तो फ्लक्स भी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि डीसी शंट मोटर में, इन डीसी शंट मोटर क्योंकि फाई कांस्टेंट हो गया तो ईबी विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स आरपीएम। तो ये आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में दिया होगा कि फ्लक्स भी चेंज हो रहा है तब आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि शंट करंट कांस्टेंट रहने वाला है, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे।
इस रिलेशन को यूज करेंगे, प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना। होपफुली यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब पावर क्या है, पावर कितना ये कंज्यूम कर रहा है, मोटर मोटर कंज्यूम कर रहा है पावर, क्योंकि इसको रोटेट करने के लिए यू नीड द सप्लाई करंट, जो सिप के सप्लाई या आपके सिप मेन से आ रहा है, वो है ना, सिप सप्लाई से आ रहा है, जिस इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसके क्रॉस, उसकी वजह से इसमें फ्लो कर रहा है। तो ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, दैट पावर कंजम्पशन इज, पावर के इक्वेशन से आप जानते हैं किसी भी सर्किट में, किसी भी अगर P पावर, या पावर लिख दीजिए इसको, बैटरी से बैटरी अगर है, अगर एक बैटरी है डीसी बैटरी, इसके थ्रू आई करंट पास कर रहा है, तो और इसका ईएमएफ अगर ई है, तो इसका पावर कितना होता है, कितना पावर डिलीवर कर रहा है सर्किट में, ई आई। सेम वे आपका पावर ईबी है और आईए करंट इसके थ्रू पास हो रहा है, और ये ईबी के अपोजिट डायरेक्शन में पास कर रहा है। ईबी अगर इधर है तो आईए इधर है, तो हम इसे अगर आईए को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इनटू नेगेटिव ऑफ द आईए, तो ये जो क्वांटिटी आएगी माइनस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। ये माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, यहां हमने क्या बोला कि ई आई, जब आई डायरेक्ट, आई हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो कर रहा है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ई आई का पावर ये डिलीवर कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ई बी आई ए निगेटिव फॉर्म में आया, तो इसका मतलब है इतना पावर, वो निगेटिव का सिग्निफिकेंस है कि ये पावर कंज्यूम कर रहा है, ना कि जनरेट कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव होता तो हम लोग बोलते ये जनरेट कर रहा है ना। तो पावर को अगर कैपिटल पी से आप बोलते हैं, तो यू कैन से कि इतना पावर मोटर कंज्यूम कर रहा है। तो ये भी आपका एक इक्वेशन हो गया, होता है ना, पावर इज वी आई, वी इंटू आई, वही चीज की है। ई बी इज वी, वोल्टेज है ना, वोल्टेज जो बैक ईएमएफ इज वोल्टेज है, जो रिएक्शन में आर्मेचर के रिएक्शन से वो जनरेट हुआ है। तो ई बी इंटू आई ए इज द पावर कंज्यूम बाय द मोटर। जितना लोड आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा पावर कंजम्पशन इसको रिक्वायरमेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो ई आई ए बढ़ेगा और ईवी भी चेंज होगा। तो आपके लिए ओवरऑल इक्वेशन क्या हो गया, मोटर का इंपॉर्टेंट इक्वेशन अगर डीसी शंट मोटर का एक जगह कलेक्ट करेंगे, तो जो आपको नहीं याद रखना है आप उसी वक्त डिराइव कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर कभी कंफ्यूज हो गए तो, इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया है। और अगर आप मेमोराइज कर सकते हैं इट इज़ वेल एंड गुड। तो हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सा हो गया, इक्वेशन 1,
ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जब फाई कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, तो फाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर ई बी इज चेंजिंग एज पर आरपीएम, तो इसलिए ए बी विल बी प्रोपोर्शनल टू एन। ये आपका नंबर 6 इक्वेशन हो गया। तो अगर आप इतनी चीज़ों को आप समझ गए हैं और इस फार्मूला को याद कर लेंगे, तो आपको डीसी शंट मोटर के किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं थोड़ा स्ट्रेस डाल देता हूँ, ये जब ईबी का यूनिट वोल्ट्स तब आता है, पी तो नंबर ऑफ पोल्स है, तो इट इज अ नंबर है ना, डिजिट है। फाई का यूनिट वेबर होना चाहिए, डब्ल्यू बी, नॉट मिली वेबर। तो इट शुड, अगर मिली दिया हुआ है तो उसको वेबर में कन्वर्ट करके यहाँ डालेंगे, तो वेबर पर पोल है। एन शुड बी इन आरपीएम, बिकॉज 60 से हमने डिवाइड कर दिया है सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए एन शुड बी इन आरपीएम। जेड शुड बी नंबर ऑफ कंडक्टर्स, तो नंबर है, इट इज अगेन a digit, again a number. A also is parallel path, so number of parallel paths, so this is also a number. So अगर ये सब यूनिट आप रखते हैं तो जो आपको जो मिल रहा है ना, दैट इज योर यूनिट, आपको वोल्ट में मिलेगा। सो होपफुली अंडरस्टैंडिंग क्लियर है अभी तक जितना हमने बताया है। इस वीडियो को अगर नहीं कुछ समझ में आई है तो एक दो बार देखेंगे तो पता चल जाएगा। इंस्टीड अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे समझने में दिक्कत हुई है, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं उस जगह को और भी सिंपल वे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसमें कुछ अजम्पशंस भी है जिसका डिस्कशन अभी हमने नहीं किया है, जिसके बारे में हमने अभी नहीं बताया, बट जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें अजम्पशंस को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, क्या अजम्पशंस है इस फार्मूला को डिराइव करने फॉर दिस फार्मूला। अदर्स आर ओके। So enjoy the learning. Thank you.